हेलो अमर्स। तो आज हम आप पहुँचे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के रूप में तब्दील करने के लिए, यानी अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के ऊपर लगाने के लिए। और मैथ का एक्सरसाइज 5.1 जो कि है समांतर श्रेणी से संबंधित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आज हम क्या करेंगे कि आपको अपना चेहरा न दिखाते हुए डायरेक्ट किताब का चेहरा दिखाएंगे, किताब से क्वेश्चन उठाएंगे और उसको इस बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर देंगे। ओके, क्यों करेंगे ऐसा? ताकि हम टाइम बचा पाए। अदरवाइज़ मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बारी बारी, तब फिर टाइम क्या होगा, ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए हमने ये तरीका इख्तियार में लाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात का आप विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोगों दोनों साइड मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। देखिए, चीज़ें अलग नहीं है, आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आपके पास समझ इतनी है कि आप चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। तो वो इंग्लिश मीडियम में लिखा हो दैट मीन्स केवल एक भाषा का चेंज है, या हिंदी मीडियम में लिखा हो बस भाषा का चेंज है, भाषा बदली है, तरीका कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। कह रहा है कि भैया यहाँ पे सिचुएशन, कई सारी स्थितियाँ आपको नीचे दी गई हैं, यहाँ से 4 स्थितियाँ आपको नजर आ रही होंगी। ऐसे सेम यहाँ पे भी लिखा गया है और यहाँ भी 4 स्थितियाँ दी गई हैं। भाई बुक तो एक ही है, बस इसको इंग्लिश में हिंदी में कर दिया गया, इसको इंग्लिश में, यानी इसी चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो बस कहानी समझते हैं कि भैया 4 सिचुएशन दी गई, इन चारों सिचुएशन को बारी बारी आप ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ी हुई समस्या है कि नहीं। यानी वो जो समस्या है, जब हम उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो जो नंबर बन रहा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। सीधा मतलब मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस नज़र आएगा। सीक्वेंस मतलब एक श्रेणी नज़र आएगी, और वो जो श्रेणी है, वो जो क्रम है, क्या वो एपी है कि नहीं, बस यही क्वेश्चन में है। मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो सीक्वेंस आया हुआ है क्या वो एपी है कि नहीं, इसी बारे में आपको बताना है। जैसे सबसे पहली बार में समस्या हमारे सामने है कि भैया एक टैक्सी है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी इसी चीज़ को हिंदी में लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है और इस सीक्वेंस को चेक कर लेना है कि वो एपी है कि नहीं। अगर वो एपी होगा तो उसके पास प्रॉपर्टी होगी। एपी के पास प्रॉपर्टी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका हर नंबर अपने पिछले नंबर में कुछ जोड़ने पर मिलता है, और वो जो कुछ जोड़ने पे मिलता है वो एक फिक्स नंबर होता है जिसको हम डिफरेंस के नाम से जानते हैं, है ना। यानी हर अगला नंबर अपने पिछले नंबर में डिफरेंस यानी डी को या सार्व अंतर को जोड़ने पर मिल जाता है। अगर इस क्रम में बना होगा पूरा का पूरा सीक्वेंस तो इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है, अदरवाइज नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इस पहले क्वेश्चन को पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भैया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहानी है टैक्सी की। किसकी कहानी है? टैक्सी की। यहाँ पे टैक्सी की कहानी है। अब टैक्सी मतलब आप सभी लोग जानते हैं, है ना। अब टैक्सी में करना क्या है आपको? सर सीधा सीधा इधर से उधर जाना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो टैक्सी का ये नियम है कि अगर मान लीजिए आप बैठे और 1 किलोमीटर चले, कितना मीटर? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चलना है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपया। यानी पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अच्छा, पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। हाँ, पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अगर आप दूसरा किलोमीटर चल रहे हैं यानी 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो हमेशा याद रखेंगे आपका जो पहला 1 किलोमीटर होगा उसके लिए 15 रुपया, फिर बाकी अगले किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा? 8 रुपया। यानी दूसरे किलोमीटर के लिए मैं बात करूं तो ध्यान देंगे 15 रुपया तो पहले किलोमीटर के लिए देना पड़ा है, और एक एक्स्ट्रा किलोमीटर चले हैं ना, 1 किलोमीटर के बाद कितना एक्स्ट्रा चले? 1 किलोमीटर और चले हैं, तो अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको मात्र कितना देना पड़ेगा? 8 रुपया। समझ में आया? यानी कितना देना, 2 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 23 रुपया। हो गया। अच्छा, ऐसे ही जब तीसरा किलोमीटर आप चल रहे हो, तीसरा किलोमीटर, तो आपको ये पता है कि पहले किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 15 रुपया देना पड़ेगा।
पहले किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 15 रुपया, बाकी 2 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, 8 रुपया। समझ में आया? तो यानी अब इस कंडीशन में आपका किराया टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29 रुपये। हो गया है ना, सॉरी 31 हो गया, सॉरी मिस्टेक, 31 रुपीज़। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं 4 किलोमीटर चल रहा हूँ तब, तो सर 4 किलोमीटर चल रहे हो तो फिर से वही कहानी, पहले किलोमीटर के आप 15 रुपया दे दो, बाकी 3 किलोमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 8 रुपया देना पड़ेगा। तो 8 रुपया फिर दूसरे के लिए, 8 रुपया तीसरे के लिए, फिर 8 रुपया चौथे के लिए। टोटल कितना रुपया आपको देना पड़ा, टोटल आपको देना पड़ा 39 रुपीज़। ठीक है, 39 आया समझ में? तो ये आपका हो गया। जैसे देख भी लीजिए, जोड़ने भी आता होगा आपको, 8 8 16, 8 तरीके 24, 24 में 15 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 24 10 34, 34 5 39। ठीक है, 39 रुपीज़ यहाँ पे हो गया। यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपया और चौथे किलोमीटर के लिए 39 रुपया। गलत है, 1 किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर चलोगे तो 23, 3 किलोमीटर चलोगे तो 31, 4 किलोमीटर चलोगे तो 39। ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है क्रम। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ इस पूरी कहानी को, तो क्या मुझे एक सीक्वेंस मिल गया इस पूरी टैक्सी के किराए के लिए? हाँ या ना? मैं उस सीक्वेंस को लिख दूँ, यस और नो? चलिए मैं उस सीक्वेंस को यहाँ पे लाइन से लिखता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ रहा है, यानी पहले के लिए आपको 15, फिर दूसरे के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, तो देख पा रहे होंगे आप 23, तो ये रहा 23 रुपया। फिर तीसरे के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, ध्यान से देखिए, तीसरे के लिए आपको यहाँ पे 31 रुपया मैंने बताया भी है, तो 31। फिर चौथे के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है 39, तो 39। क्या यही क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। यानी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया भैया, ये सोल्यूशन मिल गया। मिल गया ये सोल्यूशन। अब जो आपको सोल्यूशन नज़र आ रहा है, मैं आपसे यही पूछूंगा, ध्यान से देखेंगे आप। तो जब ये सोल्यूशन मिला है तो एक सीक्वेंस के फॉर्म में मिल गया कि नहीं मिल गया? बस हमको अब इस सीक्वेंस को चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हमारा टर्म 1 है, ये हमारा क्या है टर्म 2 है, ये हमारा क्या है टर्म 3 है ना, और ये क्या है हमारा टर्म 4 है। एक सीक्वेंस के अंदर एक एक करके एक एक टर्म होते हैं। अब हमको देखना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग? तो हम लोग चेक करते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करते हैं। T2 कितना है भाई 23 है, T1 कितना है 15 है, इज इक्वल टू T3 कितना है, तो सर 31 है, माइनस T2 कितना है, तो T2 है आपका 23। घटाऊंगा इधर कितना आ जाएगा 8, और इधर भी कितना हो गया 8, यानी दोनों जगह पे गैप क्या है बराबर है। गैप कितने का आ रहा है 8 रुपये का। यहाँ से क्या बात क्लियर हुई, यहाँ से क्या बात क्लियर हुई, यहाँ से बात ये क्लियर हुई कि भैया यहाँ पे हर नंबर, अगला नंबर जो है वो अपने पिछले नंबर में क्या जोड़ने पे आ रहा है 8 जोड़ने पर आ रहा है, क्योंकि गैप क्या है दो। देखिए T2 और T1 के बीच में गैप कितना है 8 का, T3 और T2 के बीच में गैप कितना का है 8 का, ऐसे ही T4 और T3 के बीच में गैप कितने का है 8 का। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि ये जो पूरा सीक्वेंस है वो 8 के गैप से चल रहा है। यस और नो? तो क्या ये एपी है कि नहीं है कि नहीं है ये एपी? तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हियर वी क्लियरली सीन दैट द नंबर इज कम व्हेन 8 ऐड इन प्रीवियस नंबर। सिंपल, यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर अगला जो नंबर है नेक्स्ट नंबर तब आएगा जब क्या होगा पिछले वाले नंबर में हम 8 जोड़ देंगे। और अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है एपी में है, यानी ये जो समस्या है एपी की समस्या है। क्लियर है? यस और नो? तो इतनी बातें आप खुद से लिख लेंगे, हाँ या ना? यानी हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हर नंबर, हर संख्या अपने पिछले संख्या में, अपने पूर्व संख्या में क्या जोड़ने पर 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि यह क्या है एक अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपका क्या था टैक्सी वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन 5.1 का है कि लिखा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, फिर हिंदी वाले क्या बोल रहे हैं भैया? बोल रहे हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है
अब इस क्वेश्चन को मैं अपने अनुसार समझाऊं? बिल्कुल, ये तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भाई, आपके बुक के अंदर है तो पढ़ा ही होगा। जैसे देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखूं, सेकंड क्वेश्चन है रिलेटेड किससे? सिलेंडर से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है ना। सिलेंडर यानी उसी को इसने बोला हुआ है बेलन, ठीक है, क्लियर है? चलिए समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर हवा भरा हुआ है। मैं सिलेंडर यहाँ पे रख लेता हूँ। सिलेंडर आप सभी लोग देखे होंगे अपने घर में, सिलेंडर आपके होगा ना जिसमें गैस भरा होता है, उसी सिलेंडर की बात कर रहा है। तो सपोज कर लीजिए कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है? हवा भरा हुआ है पहले से ही। अब इस हवा को बाहर निकालना है। जैसे आप लोग जानते हैं कहाँ पे देखते होंगे, आप देखते होंगे जब आप क्या बोलते हैं बाइक वाइक में हवा भरवाने के लिए जाते हैं, कार वोर के अंदर हवा भरवाने जाते हैं, तो उसमें हवा होता ही नहीं होता है, एयर प्रेजेंट होता है। और वही एयर मतलब किस में होता है? ऐसे लेटा हुआ होता है सिलेंडर, होता है ना, और उसी में से पाइप निकली होती है और उसी पाइप से हवा जाके आपके पहिए के अंदर भरी जाती है, मतलब पाइप के थ्रू भरी जाती है। लेकिन वो हवा आती कहाँ से है? कहाँ से आती है? तो इसी सिलेंडर से आती है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में हवा भरा हुआ है। अब एक बार में जो पंप है, चूंकि यहाँ पे क्या लगा है? पंप, इस पंप से हवा निकल रहा है, तो एक बार में कितना निकाल रहा है? तो जितना इसके अंदर हवा है उसका 1/4 भाग, जितना इसके अंदर हवा है उसमें से 1/4 भाग, यानी इस पूरी हवा के का 1/4 भाग एक बार में निकाल दे रहा है। समझ पा रहे हैं? तो सपोज कर लो, अगर मान लेता हूँ कि 40 मीटर क्यूब हवा है इसके अंदर, तो मैं पंप लगाऊंगा तो पहली बार में कितना हवा निकल जाएगा? सर 1/4 भाग। तो 1/4 भाग निकालूंगा तो कितना बचेगा? ध्यान से देखो, 40 में से 1/4 निकालो तो 4 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। यानी एक बार में कितना निकल गया? 10 मीटर क्यूब, है ना। यानी 10 मीटर क्यूब वाली हवा क्या हो गई? निकल गई। यानी इतना हवा निकल गया, तब कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी 30 मीटर क्यूब बचेगा। फिर अगली बार फिर पंप लगा के फिर हवा निकालूंगा तो फिर क्या होगा? इस 30 मीटर क्यूब का 1/4 भाग फिर निकल जाएगा, है ना। मैं यहाँ से अगर इसको मतलब देखूँ तब कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपको 4 7 28, 4 5 20, यानी 7.5 मीटर क्यूब इस बार निकलेगा। इस बार कितना निकल गया? 7.5 मीटर क्यूब। पहली बार कितना निकला है? 10 मीटर क्यूब। दूसरी बार कितना निकला है? 7.5 मीटर क्यूब। अब कितना बचा होगा? तो 30 पहले था, 7.5 मीटर क्यूब निकल चुका है, तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? तब बचेगा हमारे पास 22.5 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कैसे आ गया? तो 22.5 में सॉरी आप 30 में से घटाएंगे ना, तो 30 में से घटा दीजिए कितने को? 7.5 को। तो 7.5 को घटाएंगे, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे 2, 22.5, यहाँ पे तो पॉइंट लग ही जाएगा, तो इतना बच गया है। फिर अगली बार कितना निकलेगा? फिर जितना बचा होगा हमेशा उसमें उसका 1/4 भाग ही निकलेगा, यानी यहाँ से भी फिर क्या निकलेगा? 1/4 भाग। यहाँ से फिर काटिए, फिर काटूंगा मैं तो कितना होगा? 4 5 20, पॉइंट लग गया। उसके बाद फिर इसके पास गया 4 6 24, फिर कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कितना निकलेगा इस बार? 5.625 मीटर क्यूब। मिल गया हमको डाटा, आया ना। तो ये हमारे पास आ गया। अभी मैंने अपने मन से अपने एक नंबर एज्यूम किया और वहाँ से मैं करते गया हूँ, है ना। समझ पा रहे हैं? आया ना। तो थोड़ा मेरी बात समझिए। पहली बार में कितना निकला? पहली बार में निकला है 10 मीटर क्यूब। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमको यही तो मिला, है ना। तो पहली बार में कितना मिला है? 10 मीटर क्यूब। अगली बार में कितना मिला है? तो अगली बार में मिला है 7.5 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद अगली बार में क्या मिला है? 5.625 मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो, क्या एक सीक्वेंस बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। मैंने अरेंज कर लिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो ये मेरा क्या हो गया? पहला टर्म, यानी क्या हो गया? ये T1, ये क्या हो गया? T2, और ये क्या हो गया आपका? T3। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो यानी ये क्या हो गया आपका? T3। अब 3 टर्म मिल गए हैं, फिर से मुझे चेक करना है कि ये क्या है? AP में है कि नहीं। तो AP में चेक करने का मतलब क्या है कि भैया T2 से T1 के बीच का जो गैप है वही गैप T3 से T2 के बीच में होना चाहिए। तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हर अगला नंबर अपने पिछले नंबर में कुछ जोड़ने पर मिल रहा है, तभी तो होगा हमारा AP। तो मैं क्या करूँगा? चेक करूँगा। चेक कैसे करूँगा भैया? तो मैं करूँगा यहाँ पे T2 माइनस T1,
और चेक करूंगा कि ये जो T2 माइनस T1 आ रहा है, यानी जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, T2 और T1 के बीच में, क्या वही T3 और T2 के बीच में है कि नहीं। तो अगर मैं T2 माइनस T1 करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 7.5 माइनस 10 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 करूँ तब, तो T3 माइनस T2 करूँगा तो 5.625 माइनस T2 करूँ तब, तो T2 आ जाएगा अपने पास 7.5। यहाँ से घटाऊंगा कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास 2.5, इतना बचेगा, हाँ या ना, ठीक। तो 2.5 मीटर क्यूब, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5.625 है, इसमें से 7.5 घटाऊंगा, सीधा मतलब है, पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि ये 10 में से 7.5 घटाएं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि घटा है ना भाई, क्या हुआ है, घट रहा है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी 7.5 में से मैं घटा दे रहा हूँ, 7.5 में से मैं माइनस करूँगा 5.625 को, तो यहाँ पे 0 लगा लो, घटा दो, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, ये आ जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया, माइनस में 1.875, क्योंकि इस बार भी मैंने माइनस वाले में से घटाया है। क्या ये दोनों बराबर आए हैं, नहीं आए हैं ना, नहीं बराबर आए, इसका मतलब क्या AP है, यानी ये जो घटना दी गई है AP है, बिल्कुल नहीं है, यानी सिलेंडर वाली जो कहानी है इसका मतलब यहाँ पे झोल है, ये AP में नहीं है, क्योंकि इसमें हर अगला नंबर अपने पिछले नंबर में कुछ जोड़ने पर नहीं आ रहा है, कोई फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि अगला टर्म यहाँ पे T2 तब आ रहा है जब मैं पहले में 2.5 घटा रहा हूँ, लेकिन जब T3 की बात की जाए तो T3 तब आ रहा है जब मैं T2 में से माइनस 1.875 घटा रहा हूँ, मतलब 1.875 घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो सीधा अर्थ क्या है, AP नहीं है, क्योंकि इनके बीच का गैप हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप इक्वल नहीं है, इसलिए सिलेंडर वाले केस में ये जो वॉल्यूम है बार बार जो निकल रहा है वो इक्वल नहीं है, AP नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब इस चीज़ को तो मैंने अपने मन से एज्यूम कर लिया, लेकिन आप एज्यूम मत करिए, आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि आप रैंडमली कोई भी नंबर मान के अपने अनुसार चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है क्या करें, आप उसको डायरेक्टली उसी अनुसार करें। जैसे देखिए मेरे पास सेकेंड मेथड क्या है इस चीज़ को चेक करने का, कि मैं इसको बारी बारी इसका एक वॉल्यूम मानूँ, जैसे बारी बारी ना मान के सिंपल एक वैल्यूम मान लेता हूँ V। भाई एज्यूम तो नहीं ना कर सकता, पता नहीं कितना हो सकता है वो, तो इसलिए मैंने इसका वैल्यूम क्या मान लिया, V। यह शुरुआत में कितना था, V, कितना था शुरुआत में, V। अब मैंने इस V का क्या निकाल दिया भैया, 1/4 पार्ट निकाल दिया, तो V का 1/4 पार्ट मतलब V/4 ही तो निकला होगा, हाँ या ना, V/4 क्या हो गया, निकल गया। तो पहले कितना था, पहले था V, अब V/4 निकल गया तो कितना बचा होगा बताइए, V था पहले ना, इसमें से इतना पार्ट क्या हो गया है, निकल गया है, तो निकलने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे V में से V-4 कैंसिल आउट हो गया है, मतलब सॉरी घट गया है। फिर तो देखो कितना बचेगा, तो V 4 का गुणा V में हो जाएगा, तो 4V माइनस V/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4V में से एक V चला जाएगा, 3V/4 आ गया। और ये क्या है, ये रिमेनिंग वाला पोर्शन है, रिमेनिंग एयर है ना, ये रिमेनिंग एयर है, ये रिमेनिंग एयर है। ये क्या है, ये क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या सिंपल बोला जाए तो क्वांटिटी ऑफ एयर, क्वांटिटी ऑफ एयर। यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि क्वांटिटी ऑफ एयर कितना है भैया, V है, कितना है, V है। लेकिन जब मैं 1/4 निकाल दे रहा हूँ तो कितना बच रहा है, बचा हुआ कितना है, 3V/4, ठीक है। अच्छा 3V/4, अब अगली बार क्या होगा, 3V/4 से निकलेगा, हाँ या ना, ये तो पहला केस था ना, पहली बार में एक V था उसमें से V/4 निकाल दिया तो कितना बचा, 3V/4। अगली बार क्या होगा, अगले सेकंड केस में देखना 3V/4 एयर है, इसका भी 1/4 पार्ट निकलेगा, हाँ या ना, हाँ या ना, निकलेगा ना। और किस में से निकलेगा, तो अब डायरेक्ट करता हूँ ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ मैं, ये यहाँ पे निकलेगा किस में से, V में से ही निकलेगा, किस में से, V में से, V में से, ओ सॉरी 3V में से, 3V/4 में से ही 3V/4 का क्या 1/4 पार्ट निकलेगा, ये सर नो, अरे हाँ ना बोलिए, निकलेगा। अब देखो दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, मतलब मेरे पास कितना बचा है, इतना बचा है, इसमें से मैं अगेन जब पंप लगाऊंगा तो वो जो पंप होगा इस बचे हुए एयर का 1/4 पार्ट निकालेगा, तो बचा हुआ एयर कितना है, 3V/4।
इसमें से क्या निकलेगा, इस 3v/4 का 1/4 पार्ट निकलेगा। तो इसका मतलब सेकेंड केस में यही होगा, सेकेंड बार में, मतलब सेकेंड बार जब पंप लगेगा तो इतना होगा कहानी। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या निकलेगा, इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 3v/4 मैं बाहर कर लेता हूँ, 3v/4 बाहर, अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस इस पूरे के जगह पे 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 1 जा 4 -1 यानी फिर से क्या आ जाएगा 3/4। तो क्या मिल जाएगा हमको 3/4, क्या मिल गया 3/4। तो अब कितना बचा हमारे पास, अब बचा है हमारे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो बचा है 3/4 का स्क्वायर, है या ना, इंटू वी, यस और नो, 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि 3/4 यहाँ पे भी है, 3/4 यहाँ पे भी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, यस और नो, क्लियर है। अरे हाँ ना बोलिए, हाँ। तो क्या नज़र आ रहा है कि पहली बार 3/4 इंटू वी, अगली बार 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। तो तीसरे केस में क्या होगा, यानी तीसरी बार जब पंप लगेगा तो क्या होगा बताइए, थर्ड टाइम में पंप जब लगेगा, तो थर्ड टाइम में पंप जब लगेगा तो 100% आप बोल सकते हैं कि 3/4 का Q इंटू वी बचेगा, है ना। यानी ऐसे चल रहा होगा, पहली बार में हवा कितना निकलेगा, यानी पहले हवा भी था, पहली बार हवा निकालूंगा तो 3v/4, दूसरी बार हवा निकालूंगा तब उस पूरे सिलेंडर के अंदर कितना बचेगा 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, तीसरी बार हवा निकालूंगा तो कितना बचेगा 3/4 का Q इंटू वी। यानी ऐसे चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, चल रहा होगा। तो यानी क्या मिला मुझे यहाँ पे मिला है, जो मैं इसको साइड में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मुझे मिला है पहली बार में, मैं यहाँ पे सीक्वेंस किसका बनाऊंगा, जो बची हुई हवा है, तो पहली बार में 3v/4 बचा, दूसरी बार में 3/4 का स्क्वायर इंटू वी बचा, और तीसरी बार में 3/4 का Q इंटू वी बचा, ठीक है। ये मेरा क्या है, पहली बार है, दूसरी बार है और ये तीसरी बार है। मैं क्या चेक करूंगा T2 - T1/T3 - T2, क्या इनके बीच में जो गैप आ रहा है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आप देख पा रहे हो इक्वल आ रहा है, कोई गैप नहीं आ रहा है, कोई गैप है इनके बीच में इक्वल नहीं है। देखिए कैसे, देखिए T2 - T1 करिए और इधर T3 - T2 करिए। अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो T2 कितना है, तो ये है 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, माइनस T1 कितना है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा सरक गया था इसीलिए गिर गया है, कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं। तो T2 कितना है अपने पास, ये है 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, माइनस T1 कितना है, तो 3/4 है। ऐसे ही T3 कितना है, तो सर T3 अपना 3/4 का Q इंटू वी, यहाँ पे सेकेंड केस यहाँ पे लिख लीजिएगा, माइनस यहाँ पे कितना है अपने पास, तो यहाँ पे है 3/4 का स्क्वायर इंटू वी, यही है ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/4 बाहर कर लूँगा बिल्कुल, तो अंदर क्या बच जाएगा भाई, अंदर बच जाएगा 3/4 हाँ बचेगा, क्योंकि दो था, एक तो बचेगा ही बचेगा, 3/4 इंटू वी, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 1 इज इक्वल टू, इधर देखिएगा ऐसे ही, तो 3/4 का स्क्वायर में क्या कर लूँगा, बाहर कर लूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बाहर कर लूँगा ना, तो यानी क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर, यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग भी कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक है, भी यहाँ पे भी था तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, ये भी है तो ये भी रहेगा, दैट मीन्स ये भी को भी बाहर कर लो, तो यहाँ पे ऐसे बच जाएगा 3v/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर आ जाएगा v, तो अंदर बच जाएगा 3/4 - 1, ठीक है। अब देखिए 3/4 - 1, 3/4 - 1, 3/4 - 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट ऑप्शन कि 3/4 भी इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर इंटू वी। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है। ये आपका क्या है, सिंपली अगर देखा जाए तो सॉल्व कर दूँ मैं, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9/16 भी बचा है, यानी इधर बचा है 3/4 भी और इधर क्या बचा है 9/16 भी, तो दोनों के दोनों बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो ये पी नहीं है। थोड़ा सा क्या हो गया है, बहुत झोल झाल हो गया इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कैसे हो गया, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा बड़ा छोटा के अंदर गड़बड़ा गया है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से नोट करिएगा, ओके।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे पुनः दिखा दे रहा हूँ आपको, और इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हम यहाँ पे अपने नग्न आँखों से देख पा रहे हैं कि भैया जो अगला टर्म है वो पिछले टर्म में सेम नंबर जोड़ने पर नहीं आ रहा है, T2 में कुछ और जोड़ने पर आ रहा है T1 में, मतलब T1 में कुछ और जोड़ा हूँ तो T2 मिल रहा है, और T2 में कुछ और जोड़ रहा हूँ तब जाके क्या मिल रहा है, T3 मिल रहा है, यानी सेम नंबर नहीं जोड़ा जा रहा है, इसलिए ये AP नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और अपने अनुसार भी आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं को क्या बोलते हैं, खोदने में जो लागत आती है, क्योंकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, लेकिन बाद में जब आप प्रत्येक मीटर की खुदाई करते हैं तो आपको मात्र कितना रुपया लगता है, आपका कितना रुपया एक्स्ट्रा बढ़ता है, 50 रुपया बढ़ जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि भैया पहले मीटर में आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, बाकी हर मीटर जब आप खुदाई करेंगे तो मात्र आपका 50 रुपया बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इस समस्या को भी आप किस में कन्वर्ट करिए, एक सीक्वेंस में, और चेक करिए कि वो जो सीक्वेंस है वो हमारा AP है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश वाले में देख लीजिए कि भैया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई 15 रुपीज़ फॉर ईच सब सिक्वेंट मीटर। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे सीधा मतलब है कि यही बोल रहा है कि भैया पहला मीटर में अगर क्या कर रहा हूँ, एक कुएँ को खन रहा हूँ, उसकी खुदाई कर रहा हूँ, तो 150 रुपया देना पड़ेगा, जबकि उसके बाद मैं जितना अंदर जाते जाऊँगा उसके लिए मुझे कितना मात्र देना पड़ेगा, 50 रुपया, यानी उसके बाद 50 रुपये की लागत आ रही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है, और समझते हैं। ओके, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन बेस्ड है वेल यानी कुआं के ऊपर, है ना, कुआं, तो कुएं के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्या है कहानी। कहानी में ये है कि भैया इस कुएं को हम खोद रहे हैं, यानी इसका खनन कर रहे हैं। तो ये मान लेता हूँ कुआं है, यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में। हाँ, तो देखिए अगर मैं इसका पहला मीटर खन रहा हूँ, यानी पहला मीटर, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 150 रुपया। लेकिन अगला मीटर, यानी अगला मीटर मतलब यहाँ पे 1 मीटर जो है, इसके लिए मुझे मात्र कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया। फिर 1 मीटर और खन रहा हूँ उसके नीचे, तो फिर मुझे कितना देना पड़ेगा, 50। फिर 1 मीटर और खन रहा हूँ तो कितना देना पड़ेगा, 50। कहानी ये है कि पहले मीटर के लिए 150 रुपया, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया, तीसरे मीटर के लिए 50 रुपया, चौथे मीटर के लिए भी 50 रुपया। ये टैक्सी वाली ही कहानी है, जहाँ पे आपको पहले किलोमीटर के लिए मात्र कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। लेकिन जब आप एक बार गाड़ी में बैठ गए, 1 किलोमीटर चल लिए, तो आप उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर का आपको कितना देना पड़ेगा, मात्र 8 रुपया। अदरवाइज केवल आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर कितना देना पड़ेगा आपको, 15 रुपया। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलेंगे 15 रुपये देना पड़ेगा। वही सेम कहानी, पहला मीटर जब आप चलेंगे, पहला मीटर जब खुदाई करेंगे तो 150 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जब 1-1 मीटर की खुदाई आप करते जाएंगे तो मात्र कितने की लागत आ रही है, 50 रुपये की, यानी 50 रुपये का खर्चा आ रहा है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस कुएं की कहानी को, समझ गए होंगे आप सभी लोग, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत इज इक्वल टू 150 रुपया, है ना। कितना है, 150 रुपया है। यहाँ पे देखिएगा, यानी पहले मीटर की खुदाई के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 150 रुपया, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150 रुपीज़, 150 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद जब मैं दूसरा मीटर खोद रहा हूँ तब सेकेंड मीटर के लिए, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, आप समझ चुके होंगे। सेकेंड मीटर के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया। थर्ड मीटर के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, थर्ड मीटर के लिए भी 50 रुपया, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं सेकेंड मीटर पे जाऊं तो सेकेंड मीटर के लिए मुझे 50 रुपया, थर्ड मीटर के लिए भी मुझे 50 रुपया। तो लागत में देखूं, यानी 3 मीटर, सपोज कर लो मैं उस कुएं को मात्र 2 मीटर तक खोद रहा हूँ। कितने मीटर तक, 2 मीटर तक खोद रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। तो 2 मीटर तक ही केवल खोदूंगा, तो पहले मीटर के लिए तो 150 रुपया, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया, यानी कितना हो गया मेरा तब सेकेंड मीटर। अगर दूसरे मीटर की मैं बात करूँ तो 50 ही लग रहा था, लेकिन अगर 2 मीटर में खोद रहा हूँ तब
2 मीटर खोदूंगा तब, सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपया है, थर्ड मीटर के लिए 50 रुपया है, लेकिन अगर 3 मीटर खोदूँ तब उस कंडीशन में क्या होगा, 150 में चीज़ें ऐड हो जाएंगी। 2 मीटर अगर खोद रहा हूँ तो 150 में एक 50 ऐड हो जाएगा। क्यों? तो पहले मीटर का 150 रुपया, दूसरे मीटर का 50 रुपया। फिर 3 मीटर अगर खोद रहा हूँ तो पहले मीटर का 150 रुपया, दूसरे मीटर का 50, तीसरे मीटर का भी 50। ठीक है, अब मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, एक सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे 150 में 50 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा मेरा 200। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 हो जाएगा। यानी सीक्वेंस क्या बन रहा है, अगर मैं खुदाई की लागत का मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बनाऊँ तो क्या बन रहा है, सबसे पहला मेरे पास क्या आ रहा है, 150 आ रहा है। फिर दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा मेरे पास आ रहा है 200। फिर तीसरा क्या आ रहा है, सर आ रहा है 250। ऐसे ही चौथा क्या आएगा, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल 300। ऐसे ही तो चल रहा होगा, हाँ या ना, यस आर नो, क्या ये ऐसे ही तो सीक्वेंस बनेगा। ये किसका क्रम है, ये है खुदाई की लागत का, खुदाई की लागत का। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, खुदाई की लागत का ये आपको सीक्वेंस दे दिया गया। अब क्या ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है, देख के भी लग रहा है, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये जो क्रम है वो क्लियरली एपी का है। क्यों? क्योंकि इसमें हर दूसरे मतलब अगला नंबर पहले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को जोड़ने पे आ रहा है। जैसे मैं देखूँ 200 कब आएगा, जब मैं 150 में क्या जोड़ूंगा, 50। ऐसे 250 कब आएगा, जब मैं 200 में 50 जोड़ूंगा। यानी हर बार 50 जोड़ने पे अगला नंबर मुझे मिल जाएगा, है ना। इसको आप कहाँ से चेक भी कर सकते हैं, नहीं चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फॉर एपी क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कंडीशन ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि भैया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू होना चाहिए T3 माइनस T2। अब T2 माइनस T1 अगर मैं करूँ तब T2 कितना है भैया, तो ये मेरा T2 है, ये T1 है, T2 है 200 प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड बार में कितना देना पड़ा, 2 मीटर के लिए 200, पहले मीटर के लिए 150, तीसरे मीटर के लिए कितना देना पड़ा, 3 मीटर के लिए कितना देना पड़ा 250, और 2 मीटर के लिए कितना देना पड़ा 200। देखिए 200 में से 150 गया, कितना बचा 50, और 250 में से 200 गया, कितना बचा 50। क्या ये एपी है कि नहीं है, सेटिस्फाइड कर गया, हाँ या ना। तो ये सेटिस्फाई कर गया और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर मैं लिखूंगा, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि वी आर क्लियरली सीन दैट दिस सीक्वेंस गिव अस फिक्स्ड वैल्यू एंड नेक्स्ट नंबर ऑलवेज कम व्हेन वी ऐड फिक्स नंबर इन प्रीवियस नंबर। ओके, यानी 50 को मैं बार बार जोड़ूंगा तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हर बार नंबर को हर नंबर में 50 जोड़ने पर मुझे अगला नंबर मिल जा रहा है। हिंदी वाले भी ऐसे ही लिखेंगे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्पष्टता देख पा रहे हैं कि प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर में 50 जोड़ने पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है। क्लियर है, यस और नो। चलिए अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर विच ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्या कह रहा है ये, तो सिंपल बात में ये बोल रहा है कि भैया एक अकाउंट में, अच्छा पहले हिंदी भी पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पे है क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो क्या मतलब है, यहाँ पे कह रहा है कि 10,000 की राशि है, 10,000 की राशि है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत जरूरी है, समझ लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 10,000 की राशि है, यानी 10,000 रुपया है आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। आपके अकाउंट में कितना है, 10,000 रुपये हैं। अब इस 10,000 रुपये के ऊपर हर साल आपको 8% ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8% ब्याज। क्वेश्चन में यही है। तो मान लो अगर 10,000 रुपये तुम बैंक में डालोगे तो 8% तुम्हारा पैसा बढ़ जा रहा है, ये कह रहा है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जितना हम डालते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलधन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये क्या होता है आपका, रेट। क्या होता है, रेट इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ब्याज।
तो आपको भी पता है कि बैंक में आप पैसा क्यों डालते हैं, ताकि आपका पैसा सेफ भी रहे और पैसा आपका बढ़ भी रहा हो, है ना। ये तो कहानी है, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होता है। 10,000 आप डालोगे तो 8% क्या हो जाएगा, आपका ब्याज लगने के कारण ये पैसा बढ़ जाएगा, यानी 8% हर साल इसका बढ़ रहा होगा। तो जब बढ़ जाएगा पैसा, तो पहले 10,000 था तो क्या एक साल बाद भी आपका 10,000 रहेगा? नहीं, आपका बढ़ के कुछ ना कुछ आएगा, इस 8% के कारण कुछ ना कुछ बढ़ के आएगा। तो बढ़ने के कारण यानी 10,000 पे 8% लगने के कारण हमको फिर से एक वैल्यू मिलेगी, यानी हमारा पैसा बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद हमको जो मतलब क्वांटिटी मिलेगी वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट यानी मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्लियर है? क्या मिलेगा हमको? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? तो भैया जितना एक्स्ट्रा पैसा था, मतलब जो 8% ब्याज के कारण बढ़ा हुआ पैसा था, और जो मेरा पहला मूलधन था उसमें जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब ये अमाउंट हम निकालते कैसे हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में आप सभी लोगों ने अपने जीवन काल में एक बार जरूर पढ़ा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का यदि केस है भैया, तो अमाउंट हम ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो अमाउंट निकालने की जो तकनीक है वो है A = P 1 + R/100 to the power n। यही हमारे पास तरीका होता है। इसमें A क्या होता है? अमाउंट होता है, P क्या हो? प्रिंसिपल होता है, 1 तो नंबर है, R क्या है? रेट है, 100 क्या है? तो नंबर है, और n क्या है? टाइम। ठीक है? कैसा नो? अरे हाँ ना बोलिए। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज करिए कि मैं अगर निकाल रहा हूँ फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले उसको देख लीजिए। P की वैल्यू दी गई है 10,000 दिया गया है, और R की वैल्यू कितनी दी गई है भैया? 8%। ठीक है, 8%। मैं क्या करूँगा, बारी बारी एक एक साल के लिए निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर यानी पहले साल के लिए। पहले साल के लिए देखा जाए, पहले साल के लिए अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा? A = P 1 + R की वैल्यू, चलिए पहले P की वैल्यू लिख ही लीजिए। P की वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू है सर पहले से 10,000, मैंने कितना जमा किया था? 10,000। 1 + R की वैल्यू कितनी है? 8/100। और N की वैल्यू, तो सर पहले साल के लिए जब देखोगे तो N = क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे क्या डाल दूंगा? 1। अब ये होगा क्या? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पे देखिएगा 1 + यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करके कितना कर दूंगा? तो ये हो जाएगा 108/100 हो जाएगा। कैसे होगा? तो एक ये 100 का मल्टीप्लाई 1 में और फिर 8 ऐड हो गया, तो 108/100। ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 2 से काटोगे तो 54/50 बार में कटेगा, और काटोगे तो फिर कितनी बार में कटेगा भाई? तो 26/25 बार में कटेगा। आई थिंक चेक कर लिया जाए, बिल्कुल। 4 2 जा 8, और फिर इसके पास 2 गया, 4 7 जा 4 6 जा 27 बार में कटेगा। हाँ 27 बार में। और ये कितनी बार में कटेगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 हो जाएगा। यानी आंसर क्या गया हमारे पास? तो हमारे पास आ गया, इसको जब मैंने काटा तो मुझे मिल गया A = 1000 × 27/25 हो गया। अब इससे इसको काट दो, कितना बच गया भैया? 10,000 है ये, सॉरी 10,000 है, कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा? 400। तो A = कितना मिल गया? A = मिल गया हमको 400 × 27 मिल गया। 400 × क्या मिल गया? 27। 400 × 27 सर जी, 400 × 27 भाई हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही होगा। 400 × 27। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 110, यानी ये आ गया 10,800। यानी जब आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिला? अगर आपने 10,000 रुपया 8% पे डाला तो आपको एक साल के बाद वो जो पैसा आपका 10,000 है वो कितने % में चला जाएगा? मतलब कितना हो जाएगा? 10,800। समझ पा रहे हैं? फिर से 10,000 आपने दिया, एक साल के लिए अपने अकाउंट में रखा 8% के रेट पे, तो आपका पैसा एक साल बाद कितना हो जाने वाला है? 10,800। ठीक, ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? तो सेकेंड ईयर के लिए अगली बार आपका जो अमाउंट होगा कौन होगा? प्रिंसिपल कौन होगा? अब इस बार प्रिंसिपल कौन बन जाएगा? ये कौन बन जाएगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ ना बोलिए। यानी अगले साल अगर मैं स्टार्ट करूँगा, सपोज कर लिए ये पैसा आपने कब जमा किया था? 1 जनवरी 2023 में।
तो 31 दिसंबर, मैं ऐसे मान लेता हूँ 31 दिसंबर 2023 तक आपका पैसा कितना हो चुका है, 10,800। तो अगली बार जब 1 जनवरी आएगी तो 1 जनवरी के दौरान यानी 1 जनवरी को आपके अकाउंट में कितना पैसा होगा, 10,800। अब ये 8% किस पे लगेगा, अब ये 8% 10,800 पे लगेगा। समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। यानी अगली बार क्या केस बनेगा भैया कि अगली बार आपका जो पैसा होगा 10,800, मतलब प्रिंसिपल आपका 10,800 बन जाएगा और इस पे आपको 8% देना है। ठीक है, तो दूसरे साल के लिए निकाला जाए, हाँ या ना। ऐसे फिर हमको कितने साल के निकालना है, कम से कम 3, ताकि 3 टर्म मिल जाएंगे। उसके बाद मैं वहाँ पे चेक कर पाऊंगा कि ये हमारा T2 है कि T1 है, सॉरी आपका AP में है कि नहीं है। तो निकाला जाए दूसरे साल के लिए। चलिए, आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले साल के लिए आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से बस इसी चीज़ को बस मिटाऊंगा, बाकी सभी चीज़ें छोड़ दूंगा। और यहाँ पे आपको पता है कि अब मेरा प्रिंसिपल कितना हो चुका है, उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, उसके आगे ही बढ़िएगा। 10,800 था अब मेरा प्रिंसिपल। अब मैं सेकेंड ईयर के लिए निकालूंगा। अब मेरा सेकेंड ईयर के लिए जब निकलेगा तो देखते हैं कितना होता है। सेकेंड ईयर के लिए निकालूंगा तो फिर से वही कहानी, A इज इक्वल टू P कितना है भैया, P हमारे पास 10,800, 1 प्लस R की वैल्यू 8/100। मैं डायरेक्ट इसको करके डायरेक्ट अब क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलूँगा 108/100 इनटू इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,800 यहाँ पे देखिएगा 108/100 है, तो इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, फिर से ये कटेगा कितना आ जाएगा 27/25। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ना 27/25, 27/25। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 27/25 इंटू 27/25 है ना। अब इसको काटो, कटेगा 25 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा कि 25 से कट जाएगा, बताइए कट जाएगा। चलिए सबसे पहले 5 से कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटिए, 5 2 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, फिर 5 6 जा 30, फिर 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, और इसके पास गया 5 3 जा 50, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यानी मेरे पास क्या आ गया, कट के यहाँ पे आ गया है 432। इस 25 ने इसको काटा तो इस 25 के कटने से हमारे पास यहाँ पे आ गया है 432। देखिए क्वेश्चन लेंदी होते जा रहा है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 432। चलिए तो मेरे पास आ चुका है 432 गुणे 27 गुणे 27/25, इतना आ गया है। इसको सॉल्व करते हैं। सर ये तो बड़ा क्रिटिकल होते जा रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा बहुत टफ होते जाता है, तो कैलकुलेशन के टफनेस से लेना देना नहीं है। गुणा करते हैं तो 27 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, चलिए फटाफट कर लेते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फटाफट करेंगे। 27 का स्क्वायर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो 20 + 7 कर लेता हूँ का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 7 का स्क्वायर 49, और क्या होगा 27 जा 2 7 जा 14, 140 मतलब 280। मैंने क्या कर दिया, A + B के होल स्क्वायर से तोड़ दिया। तो फटाफट करना है भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 680 में 49 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 729, यानी कितना आ गया 27 का स्क्वायर 729। मैंने उन लोगों के लिए बताया जिन लोगों को एकदम नहीं पता है, एकदम नल्ले हैं, तो उनके लिए यही तरीका है। 432 गुणे 729, पूरे के नीचे क्या है मेरे पास 25। अब इसका इसके साथ क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। चलिए फटाफट गुणा करते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। बड़ा कैलकुलेशन मतलब मज़ेदार कैलकुलेशन, मज़ा आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए देखिए अब मुझे क्या करना है, तो 432 का गुणा करना है 729 में। करिए 9 दूना 18, हासिल बचा 1, 9 3 27, 1 28, हासिल बचा 2, 9 चौके 36, 36 और 2 38। कभी भी आपको क्या करना चाहिए, ट्रिक नहीं आजमाना चाहिए। बड़े कैलकुलेशन मतलब आराम से करिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर 7 से करिए, 7 2 जा 14, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 और 22 हो जाएगा, और 7 4 जा 28, 28 में 2 ऐड कर दूंगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे मैं सब कुछ ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 8 6 14, 14 और 4 18 और 1 19। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14, और यहाँ पे क्या होगा 0 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3। ये आ गया आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, ठीक 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 ठीक,
यहाँ पे ये वाला आंसर आ गया, यानी 314,928 क्या है ये आपका, तो ये आ गया हमारे पास 3,14,928। ठीक है, हाँ 10,800 था, 10,800 कुछ, हाँ ठीक है, सही है सही है। तो हमारे पास ये आ गया, इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू आ चुका है भैया 314,928 और पूरे के नीचे 25। अब हमको 25 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए 25 से हम क्या करते हैं, साइड में ही डिवाइड कर लेते हैं। एक बार आप मल्टीप्लाई एक बार और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जल्दी जल्दी में मिस्टेक भी हो जाती है। तो 314,928 डिवाइड कर देता हूँ मैं 25 से, करूँगा तो कितनी बार में जाएगा भैया, 25 हो जाए 25, कितना बच गया, 6 बच गया, 4 नीचे लेके आइए, 2 बार में जाएगा 50, कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे बच गया 14। फिर क्या करूँगा, 9 को उतार लूँगा, तो फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 25 छक्के, मतलब 150 होता है, 25 छक्के 150, लेकिन 25 125 ही मैं लूँगा, 125 यहाँ पे घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 2, यानी 24 बचा। फिर किसको उतार लूँगा, फिर 2 को उतार लूँगा, क्योंकि जाएगा तो है नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 दाम में 250 होने वाला है, तो 25 9 225 ये ले लिया। अब घटाऊँगा कितना बचेगा, अब मेरे पास बचेगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 और 2 7, यानी 17 बच जाएगा। अब मैं किसको उतार लूँगा, 8 को उतार लूँगा, फिर भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, तो यानी 7 बार में जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 175 और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 3, बच गया 3। अब इस 3 का मैं क्या करूँगा, तो भैया यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, मैं पॉइंट लगा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, ये 3 था तो 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1, तो यानी कितना आ गया 25, 5 बच गया, 10 लगाया 0, 2 बार में कहानी ख़त्म। हो गया कि नहीं हो गया, यानी आंसर कितना आ गया भैया, आंसर आ गया मेरे पास 12597.12, ये आ गया। तो पहली बार में कितना था, पहली बार में कितना आया था, पहली बार में आया था मेरे पास 10,800 और दूसरी बार में कितना आ गया, इतना आ गया 12,597.12, यानी अब आपका 1 साल बाद रुपया कितना हो चुका है, इतना हो चुका है ना। अरे हाँ ना बोलिए, ऐसे हम तीसरे साल के लिए भी निकालेंगे, हाँ या ना, तीसरे साल के लिए भी निकाल लेंगे। तो मेरा क्या नज़र आ रहा है, पहले मेरा पैसा क्या था, पहले मेरा पैसा था 10,000, फिर कितना हो गया 10,800, फिर तीसरे साल कितना हो गया, तो इतना हो गया। अब जरूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे अलग से निकालूंगा, मतलब अब मुझे अलग नहीं निकालना है, मतलब तीसरे की ज़रूरत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही प्रोसीजर के थ्रू तीसरा भी निकाल लेना है। पहला तो मुझे पता है ना, पहले मेरे पास कितना था 10,000 था, 1 साल बाद कितना हो गया 10,800, 1 साल बाद और, यानी दूसरे साल कितना हो गया 12,597.12 हो गया। अब एपी चेक करने के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है कि नहीं आ चुका है, आ चुका है, 3 टर्म मिल चुके हैं, तो मैं एपी चेक कर लेता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा के मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। बाकी आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो अमाउंट आए हैं उनका मैंने यहाँ पे क्या बनाया, सीक्वेंस बनाया। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है 10,000 था, इसी 10,000 का ये कितना बना 10,800, फिर कितना बना है 12,917.12, ऐसे समथिंग था। ठीक है, आप करके चेक कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक मेरे द्वारा हो गई हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ 12957 12957, ठीक है 1 पॉइंट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई टेंशन होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप उसको वहाँ पे रखिएगा जो अभी जस्ट रखा गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो अब देखिएगा ये मेरा क्या हो गया टर्म 1, ये मेरा टर्म 2 और ये मेरा टर्म 3 हो गया। मुझे चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो इसका मतलब इनके बीच में गैप और इनके बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेता हूँ मैं, T2 - T1 करूँगा, फिर T3 - T2 करूँगा तो देखो T2 - T1 यानी 10,800 में से मैं क्या करूँगा, घटा दूंगा 10,000 को, हाँ या ना, इज इक्वल टू T3 मतलब 12,957.12 में से घटा दूंगा मैं 10,800 को, हाँ या ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 800, और इधर आंसर देखो तो इधर कितना आने वाला भैया, इधर घटाओ 12,957.12 में से मैं घटाऊंगा 10,800 को, यही है ना। तो घटाओ, ये तो आएगा आपको 1 2, ये आएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये खत्म, यानी कितना आ जाएगा 21, मतलब 2157.12 आ गया। क्या ये दोनों बराबर हैं,
नहीं बराबर है, यानी इन दोनों के बीच का गैप क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया गया वो किस में नहीं है, AP में नहीं है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हम अब यहाँ पे क्लास अपनी ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एमस। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।